तो कुछ लोग जुड़ गए हैं, तो मैं साथियों, जैसे कि मैंने सूचित किया था और कि जोशीमठ में जो पूरे क्षेत्र में भू धसाव भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, और ये पूरा क्षेत्र है जोशीमठ ब्लॉक, इसमें जो ये सब चल रहा है, इसको लेकर के हम लोग लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं। तो उसी पर ये मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करना चाहता था, ताकि जो ये बहुत ही गंभीर सवाल है, ये गंभीर बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और सरकार भी, जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, उसकी जो एजेंसियां हैं, वो भी इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें और त्वरित इसमें कार्यवाही हो पाए। इसको लेकर के मैं चाहता था कि आप सबसे बातचीत करूं और आप लोग भी इसमें जुड़ें इस मुहिम में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है। तो क्योंकि दिखाई दे रहा है कि लोग आ गए हैं, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अभी हम लोगों ने परसों एक प्रदर्शन भी इस मामले पर किया है, और एक प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिया है। उससे पहले भी मैं लगातार इस सवाल को उठाता रहा हूं, बोलता रहा हूं। इससे पहले भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी ज्ञापन दिया और अपनी पार्टी के फोरम से भी दिया। अब परसों जो हमने किया था, पूरे जोशीमठ की जनता को उसमें शामिल करते हुए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने ये परसों का कार्यक्रम किया। तो किस्सा तो ये है कि ये तो जब 2003-04 में यहाँ तपोवन विष्णु घाट परियोजना का सर्वे शुरू हुआ, हम लोगों ने तो तभी इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया कि ये जो क्षेत्र है, ये मोरैन पर बसा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है बहुत समय से, लगभग 1938 से जो है ये अध्ययन हुए हैं, और इन अध्ययनों में ये बात कही गई। उसके बाद जो है, जब 1970 के दशक में बहुत ज़्यादा यहाँ भूस्खलन और ये सब घटनाएं होने लगी, कुछ मकान धसाव का शिकार हुए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया, है ना। और महेश चंद्र मिश्रा कमेटी उसको कहते हैं, और महेश चंद्र मिश्रा उस समय गढ़वाल के कमिश्नर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, और उसने एक विस्तृत अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जोशीमठ जो है मोरैन पर बसा हुआ है, यानी कि वो ग्लेशियरों की लाई हुई जो मिट्टी है, या ग्लेशियरों का लाया हुआ जो मलबा है, उसके ऊपर जोशीमठ। और जोशीमठ का मतलब, जोशीमठ शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जोशीमठ का मतलब हो गया ये जो क्षेत्र है पूरा, है ना, पाखी से लेकर के, और ये पूरा जो जोशीमठ तक का जो इलाका है, इसकी बात है। तो उसकी वजह से महेश चंद्र मिश्रा कमेटी ने कहा कि भाई ये इसमें बसा हुआ है, इसलिए यहाँ जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल इस क्षेत्र में करेंगे, अथवा आप कोई भारी निर्माण कार्य यहाँ करेंगे, तो इस इलाके को खतरा हो सकता है। ये लगातार नीचे धंस रहा है, खिसक रहा है। तो लिहाजा उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, उन्होंने कुछ इसकी रेमेडीज भी बताई कि ऐसा ऐसा इसमें किया जाना चाहिए, वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जोशीमठ की जो ढलान है, उसकी जो जड़ है, उस पर जो है वृक्षारोपण हो, और यहाँ इस तरह की चीज़ों से बचा जाए तो ये हो सकता है। लेकिन बचाए ये होने के कि हम उस कमेटी के निष्कर्षों पर, उसके सुझावों पर, और उसने जो अध्ययन किया उसको गंभीरता से लेते, हमने लगातार उसकी उपेक्षा की। और जब ये 2003-04 में एनटीपीसी की परियोजना का शिलान्यास होने की, या उसके सर्वे होने की बात हुई, तो हम लोगों ने इस सवाल को फिर से उठाया कि भाई यहाँ तो ऐसा होने वाला है, और अगर यहाँ जो है आप टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, तो ऐसा इस इलाके को खतरा हो सकता है। और उस समय जो है मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की बहुत चर्चा हुई, और फिर क्योंकि वो लोग तो भूल चुके थे उसको, तो हम लोगों ने उसको कई जगह, बहुत सारी जगहों उसको शाया किया, खूब सारे उसके कॉपीज हमसे लोग ले गए, है ना, बहुत सारी उसकी फोटो प्रतियां हमने बहुत सारे पत्रकारों को भी उपलब्ध करवाई।
फिर जो है हम जो बात 2004-05 में कह रहे थे वो 2010-11 में वो बात सही साबित हुई, है ना। एनटीपीसी की जो परियोजना थी उसकी सुरंग में वो जो उनकी टीबीएम मशीन थी वो फंस गई। और फंसी कैसे कि ऊपर से एक पत्थर आ गया, बोल्डर आ गया और वो मशीन के ऊपर गिर गया, पानी उसमें से रिसाव होने लगा। ये सारा किस्सा मैं बहुत बार आप लोगों के सामने दोहरा चुका कि 600 लीटर पर सेकंड पानी 2010-11 से शुरू हुआ और वो आज तक आ रहा है। उसके बाद बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ है, 2-3 हजार लोग एक दिन तो जुलूस में थे और इस तरह से हम लोगों ने उस समय भी मांग की कि इन परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा हो, हाई पावर कमेटी का गठन हो और यहाँ जो जोशीमठ के घर मकान है उनका बीमा किया जाए। ये बात हम कह रहे हैं 2010-11 में और हमने सवाल उठा दिया 2003-04 में। 1998-99 से जब 97 से यहाँ जयप्रकाश कंपनी का जब काम शुरू हुआ और उसमें विस्फोट होने लगे टनल में, 2000 में बड़ा आंदोलन यहाँ उसको लेकर के हुआ और उसके बाद भी हम लोग तो लगातार सवाल उठाते रहे। तो ये बात ऐसी नहीं कि आज कही जा रही और वैज्ञानिक इसको लंबे अरसे से इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये भूकंप का जोन 5 है, ये मोरेन पर बसा हुआ है, यहाँ आप ऐसा मत कीजिए। अभी तो देखिए जब सड़क वाला मसला हुआ है ना, जिसमें कि सड़क की चौड़ाई को लेकर के बात हुई, उस पर भी हम लोगों ने बात कही कि आप यहाँ बहुत ही चौड़ी सड़क बनाएंगे तो ये इलाका चला जाएगा। और आज के दिन पर मेरे पास जो है, मैंने अभी एक चिट्ठी शेयर की, आप लोगों ने देखी होगी, फेसबुक पर भी मैंने वो शेयर किया है और ट्विटर पर भी किया है। और उसमें जो है आज सुबह मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई है जोशीमठ के और वो तहसीलदार साहब ने वो चिट्ठी जारी, वो एसडीएम साहब ने जारी की है और तहसीलदार साहब ने मुझे भेजी है। उसमें जो है 10 परिवारों का उन्होंने इंतजाम किया। वो भी हमने सुझाव दिया, हमने कहा कि भाई इनका, क्योंकि इनके पास तो कोई क्लूलेस हैं लोग, है ना, इनके पास तो ये भी नहीं पता कि ये जो 10 परिवार हैं जो भूस्खलन भू धसाव से जो तत्काल जिनको शिफ्ट किया जाना है जोशीमठ में, उनको कहाँ रखें। तो हमने सुझाव पहले दिया कि भाई फला जगह रखिए, उस कॉलेज में रख लीजिए, डिग्री कॉलेज में रख लीजिए। वहां नहीं हो पाया कि वहां डिग्री कॉलेज में दिक्कत यह है कि वहां अगर वो लोग रहते हैं तो वहां भालू लगातार पहुंच रहा है। अच्छा, हमने कहा कि मंदिर समिति के उसमें रख लीजिए, धर्मशाला में, तो पता चला कि वहां पहले से लोग रह रहे हैं। हमने कहा कि भाई वो थाने की पुरानी बिल्डिंग है वहां रख लीजिए, तो पता चला कि वहां भी नहीं व्यवस्था हो पा रही है। फिर काली कमली की धर्मशाला में गए, वहां नहीं व्यवस्था हो पाई। तो फिर हमने आश्रम पद्धति विद्यालय का इनको सुझाव दिया, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही, वो लोग आज वहां भी नहीं जा पाए। अब उनकी हालत ये है कि वो जो परिवार हैं उनके घरों की ये स्थिति है कि घर के भीतर से आसमान दिखाई दे रहा है, इतनी दरार उसमें पड़ चुकी है। एक हमारे साथी हैं भवानी लाल जी, तो भवानी लाल जी के साथ उनका एक किस्सा पुराना भी है कि पहले एक बार आर्मी ने उनका मकान तोड़ दिया। अब जो उनका दूसरा मकान है उस मकान में भी आप लगाइए ये स्थिति है कि वो कील ठोक रहे हैं अगर उसमें, तो 2-3 मिनट बाद 4 मिनट बाद वो कील जो है ढीली हो जा रही है, यानी कि उतनी देर में मकान थोड़ा और धसक जा रहा है। और ऐसा सिर्फ उस घर के साथ नहीं है, उसके आजू बाजू के 8-10 घर ऐसे हैं कि जो कुछ ही समय में जाने वाले हैं। ये मैं एक मोहल्ले की बात कर रहा हूं, जो जोशीमठ का एक मोहल्ला है, सिर्फ एक मोहल्ला, जहां की 25-50 परिवार ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खतरे की जद में, और 2-3-4 महीने में वो बड़ा वहां गंभीर मसला वहां होने वाला है। और उसके अलावा जोशीमठ का एक बड़ा इलाका सुनील, वहां धसाव हो रहा है और बड़ी दरारें वहां पड़ चुकी हैं। उसके अलावा जो है जोशीमठ का एक निचला हिस्सा है, वो जो अलकनंदा नदी से लगता हुआ जो है सेमा गांव, वहां की हालत खराब है। उसके ऊपर कमद गांव है, उसके यहाँ दरारें वहां आने लगी हैं। उसके ऊपर जो है कमद से ऊपर अगर आप आइए तो फिर नरसिंह मंदिर वाला जो मार्ग है, वो जो पिछले 2-3 महीने बंद रहा यहीं जोशीमठ वाला, और उसके नीचे भी सड़क पर बड़ी दरार आ गई है, वो नीचे धंस रहा है। उसके अलावा आप चले जाइए, मतलब कोई घर ऐसा जोशीमठ में नहीं, बहुत कम घर हों ऐसे कि जिनमें दरार ना आ गई हो। यहां तक कि जब हम परसों ज्ञापन दे रहे थे उप जिलाधिकारी के माध्यम से, तो स्वयं जो जोशीमठ की एसडीएम हैं कुमकुम जोशी जी, उन्होंने हमसे कहा कि आप जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ वहां के लिए सत्य नहीं है, मेरा स्वयं का आवास, उप जिलाधिकारी का आवास, उस पर दरार है। शाम को हम जब तहसीलदार साहब के साथ लोगों के आवास के इंतजाम के लिए जाने लगे, तो तहसीलदार साहब ने कहा, अरे औरों का क्या इंतजाम करें, मेरे इंतजाम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरे आवास पर पानी आ रहा है और वो भी दरकने की तरफ है, यानी वो भी धंस रहा है। तो ये तो सरकारी आवास की बात है। उसके अलावा भी
पूरे जोशीमठ में सब घर मकानों पर दरारें हैं। एक पूरा जो यहाँ का एक मोहल्ला है, एक वार्ड है परसारी, वहाँ लोगों की जमीन धंस रही है। उसके नीचे जो रविग्राम वार्ड है, वहाँ जो है लगातार धसाव एटी नाला से और उसके नीचे हो रहा है। ये केवल जोशीमठ नगर क्षेत्र की एक बात है। उसके अलावा जोशीमठ नगर क्षेत्र से आप बाहर चले जाइए तो इसी ब्लॉक में रेणी गांव वाले जो है फरवरी माह से विस्थापन पुनर्वास की बात कर रहे हैं। उस गांव का एक हिस्सा जो है नीचे धंस रहा है, ऊपर वाला, और नीचे से उसको ऋषिगंगा ने जो है पूरा काट दिया है और वो नीचे को आ रहा है। इसके अलावा जो है उसके सामने जुगजुआ वार्ड एक गांव, जुगजू गांव है, उसकी हालत खराब है। वो 10 साल से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। गणाई वाले 10 साल से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। पूरा पाताल गंगा वाला जो भूस्खलन जोन है वो उस पूरे गांव के इस रास्ते को खा रहा है, रास्ते को धंसा रहा है और ऊपर पूरा गांव खतरे की जद में है। उसके अलावा गुलाबकोटी एक और आया है। गुलाबकोटी गांव के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारा भी पूरा गांव इसका शिकार हो रहा है और हमारी हालत भी बड़ी खराब है। टंगड़ी गांव वर्षों से उसकी हालत खराब है। और इस तरह से देखिए तो जोशीमठ ब्लॉक के कम से कम 25 से 30 गांव ऐसे हैं। उर्गम वैली में कुछ गांव हैं जिनकी हालत खराब है। वहां मैं परसों हम जब सभा कर रहे थे तो उर्गम के लोग मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि साहब हम तो इतने समय से कह रहे हैं और हमारे यहाँ की भी कुछ घरों की हालत तो बहुत। तो ये पूरे ब्लॉक का सवाल है, पूरे क्षेत्र का सवाल है। तो और ये पूरा क्षेत्र जो है तमाम सारी परियोजनाओं की मार झेल रहा है। एनटीपीसी की परियोजना है। अब उसमें लोगों का कहना है कि भाई ये जो अभी हो रहा है, जो नया जो ये सिनेरियो आया है, इसकी वजह यह है क्योंकि अभी तो हमने सेलंग गांव में देखा जिसमें वो एक मकान आप लोगों ने देखा कि जो है ताश के पत्तों की तरह जो ढह करके नीचे गिर गया। वो पूर्व प्रधान जी का मकान जो था, जो टनल के सीधा ऊपर है, और ठीक उस टनल से ही ऊपर जो है लगा हुआ गांव है सेलंग गांव। उस पूरे गांव में नीचे से दरार आ गई है। उसी सुरंग से लगा हुआ जो है हमारा राजमार्ग है बद्रीनाथ वाला, और वो राजमार्ग नीचे आ गया। उसमें जो है जो राजमार्ग को ठीक करने वाली जो कंपनी है या उसको बनाने वाले रख रखाव वाले बीआरओ वाले, तो सीमा सड़क संगठन का और एनटीपीसी का उसमें विवाद हुआ। सीमा सड़क संगठन वालों ने, बीआरओ वालों ने कहा कि भाई ये तो एनटीपीसी के द्वारा जो उनकी सुरंग है उसकी सुरंग की वजह से हमारा राजमार्ग धसक रहा है। एनटीपीसी ने इसको मानने से इनकार किया, लेकिन बाद में उस मार्ग को ठीक कर रहा है एनटीपीसी वाले। वो लगातार वहाँ सीमेंट और कंक्रीट का पूरा एक वो जो है उसका जो एक बड़ा वहाँ स्पेस पैदा हो गया उसमें सड़क में, उस स्पेस को भरने की कोशिश कर रहे हैं और टनों माल उसमें डाल चुके हैं कंक्रीट और सीमेंट, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकल रहा है, वो थमने वाला नहीं है। तो लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का, कि ये जो एनटीपीसी के सुरंग में 7 फरवरी को मलबा घुसा, पानी घुसा और वो अभी तो निकला नहीं, वो तो सुरंग में काफी आगे तक चला गया। वो बैक मार रहा है, उसमें गैस निकलने के कोई रास्ते नहीं है उसमें, और कोई तो उसका जो पानी वो अंदर गया है, और क्योंकि वो पानी इधर से बाहर भी नहीं आया, वो तो फंसा हुआ है, वो जो है उसका जो दबाव है और वहाँ जो गैसेज हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो अपने निकलने का जो रास्ता बना रही है, उसकी वजह से ऊपर जोशीमठ जो, क्योंकि उस शहर उस सुरंग के ऊपर ही है, तो इसलिए ये हो रहा है। ये राय आ रही है। दूसरा ये है कि जोशीमठ में क्योंकि ढलान पर बसा हुआ है, अलकनंदा के बाएं तट पर, और पूरी ढलान है, उस ढलान पर जोशीमठ है। तो और क्योंकि मकान जो है वो ढलान के ऊपर इस तरह से बने हैं, और जैसे मैंने घर बनाया तो मैंने जो है, क्योंकि सीवरेज की कोई वो नहीं थी सुविधा, तो हमने उसमें सेफ्टी टैंक बना लिया, तो पिट बना लिया। वो पिट का पानी जो है नीचे जा रहा है, और इस तरह से घरों का तो जा ही रहा है, लेकिन वो आईटीबीपी बड़ी कंपनी यहाँ रहती है जिसमें सैकड़ों सिपाही हैं, उनके मकान हैं, घर हैं, उनकी कॉलोनी है, उनके पास कोई पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं रही। आर्मी के पास कोई बड़ी आर्मी सेना यहाँ का बड़ा जमाव है, पूरी ब्रिगेड यहाँ रहती है, और उस सेना का भी जो भी उनके रहने के और घर मकान और जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं उसमें भी जो निकासी का है कहीं कोई प्रबंध नहीं है। वो पानी भी सीधा जो है जमीन में बैठ रहा है, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जब हम एनटीपीसी का आंदोलन कर रहे थे, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उस जमाने में जब हम लोग, मैं तो पूरे जोशीमठ के एक एक घर में, एक एक मोहल्ले में, एक एक आदमी से मिला उस दौर में, पूरे 4 साल हम जब वो लड़े, तो
जहां से सुरंग शुरू हो रही है और जहां खत्म हो रही है, उस इलाके के जो गांव पड़ते हैं जितने, उनके एक एक घर में मैं लोगों के पास गया हूं। तो जब हम ऐसे ही लोगों के पास जा रहे थे तो हमारे यहाँ जो ये निर्माण का काम करने वाले परंपरागत जो मिस्त्री लोग हमारे जो हैं यहाँ, और राजमिस्त्री का जो काम करते थे, तो उनके पास जब मैं इस सब बात को लेकर के गया तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो बच्चे हो अभी, तुम हमें कहाँ समझा रहे हो, हम तो जानते हैं यहाँ तो पूरा जाबर है। जाबर का मतलब हमारे यहाँ की भाषा में हुआ जहाँ जमीन के नीचे बहुत सारे स्पेसेस बने हुए हैं। यहाँ पत्थर है और पत्थर के पास वो चट्टान है नीचे अंदर, और उस चट्टान के नीचे फिर कोई स्पेस है, यानी कि बहुत बड़ी खंदक है, खाई है। और हमने तो जब यहाँ मकान बनाए, उनका कहना था, हमारे यहाँ दौड़ील के जो राजमिस्त्री लोग थे, जब मैं उनसे बात कर रहा था वो 2004-5-6 में, तब उन्होंने कहा कि तुम ये बहुत सही बात उठा रहे हो, यहाँ तो जगह जगह जावर है, यानी कि यहाँ स्पेस बने हुए हैं और जैसे ही ये करेंगे तो ये जमीन नीचे बैठेगी। ये तब वो 2005-6 में मुझसे कह रहे थे। और आज परसों भी जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे नगर पालिका में, तो वहाँ भी एक बुजुर्ग वहाँ हमारे पास वो बैठे थे मीटिंग में, उन्होंने खड़े होकर इस बात को कहा कि हम तो जानते हैं कि यहाँ इस तरह का, यहाँ की भूमि ऐसी है, हम तो यहाँ काम करते रहे हैं, हमारा वर्षों का अनुभव है, और उसको बढ़ा दिया है। ये जो पानी जो है सीवर का पानी है, जिसकी की कोई निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है उसने। तो अब ये हमारे अनुमान है, मतलब किसी का, कुछ लोग ये अनुमान कर रहे हैं कि एनटीपीसी की सुरंग में जो मशीन फंस गई है और वो जो पानी वहां भर गया है, वहां जो गैस है, उसकी वजह से वो जो गैस है वो धक्का मार रही है और उसकी वजह से ये भूस्खलन का और ये सब पैदा हो गया। दूसरा जो ये सीवर का लोग कह रहे हैं। तीसरा वो मोरेन पर है, ये पुरानी वो जो रिपोर्ट्स हैं भूगर्भ वैज्ञानिकों की, वो अपनी जगह है। तो हमारा कहना है कि इसलिए इस इलाके का, इस पूरे क्षेत्र का, जोशीमठ ब्लॉक का व्यापक पर्यावरणीय और भूगर्भीय सर्वेक्षण होना चाहिए और इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए। अभी देखिए मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए और उन्होंने कहा कि साहब हम जो है जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर देते हैं। अरे साहब, हमने कहा कि आप कोई भी नाम रखिए, तो रहने वाला नहीं, आप ये तो सचमुच में ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, ये यात्रा और पर्यटन का शहर। लेकिन ये शहर जब धसाव का शिकार हो रहा है, 25,000 की आबादी यहाँ रहती है, ये 25,000 की आबादी के सामने जीने मरने का संकट पैदा हो गया, तो आप नाम बदल के क्या करेंगे? आप पहले इस आबादी को बचाने का प्रबंध कीजिए कि ये शहर रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि बजाय इस पर करने के, आप इसको और ज्यादा खोदने का, और ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम बाईपास बनाएंगे। अच्छा, आप बाईपास बनाएंगे तो आप जिस चट्टान पर बाईपास बनाने वाले हैं, उस चट्टान से अगर आप उसको छेड़ाखानी उस पर करते हैं तो पूरा उसको जोशीमठ को उससे नुकसान होगा। क्योंकि जैसे ही आप उस चट्टान पर आएंगे और जैसे उसको खोदना शुरू करेंगे बाईपास बनाने के लिए, ये जो थोड़ा बहुत अटका हुआ भी शहर है, ये सब नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग उस बाईपास के खिलाफ भी थे और हमने कहा था कि आप हेलंग से जोशीमठ और जोशीमठ से मारवाड़ी सड़क बनाएंगे। तो ये भी बात हुई थी कि वो जो जोशीमठ से मारवाड़ी जाने वाला मार्ग है, वो जगह जगह धसाव का शिकार है, पूरा नीचे जा रहा है। तो आप जब इस सड़क को बनाएंगे तो उसके साथ इसके मेंटेन करने का, उसको स्थिर करने के लिए आप दीवार बंदी भी करेंगे। अब तो खैर मतलब उससे भी थोड़ा सा कुछ बचाव हो जाता, बल्कि अब तो खैर आपको पूरे जो अलकनंदा का तट है, अलकनंदा के किनारे से नीचे से आपको जो है दीवार बंदी करनी पड़ेगी। वहां से आपको स्थायी तौर पर कुछ ऐसा निर्माण खड़ा करना पड़ेगा कि जोशीमठ बच सके। तब हम ये सरकार से और मुख्यमंत्री साहब से ये अपील कर रहे हैं कि पहले तो आप तत्काल तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है एक कमेटी का गठन करें और वो कमेटी जो है जोशीमठ के व्यापक सर्वे करे। जोशीमठ का मतलब जोशीमठ ब्लॉक का, और वो यहाँ का पर्यावरणीय सर्वे भी करे, सर्वेक्षण करे और भूगर्भीय भी, और वो जो है जितनी जल्दी संभव है उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए और फिर उसके अनुसार यहाँ पर कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इस शहर को बचाया जा सकता है, कैसे यहाँ जो घर मकान टूट रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि ये तो एसडीएम साहब का और तहसीलदार साहब का ही नहीं, यहाँ का तो जो एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, भले उसकी हालत बहुत खराब है उस तरह से कि वो सिर्फ रेफर सेंटर की तरह काम करता है,
लेकिन जो भी है लोगों की उम्मीद का एक केंद्र है। वहां जो है उस अस्पताल की मकान पर भी, पूरी बिल्डिंग पर, उसके पूरे भवन पर दरारें आ गई। तो ये सब भवन भी, जो सरकारी भवन है, ये भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 10 साल, मैं तो कह रहा हूं कि 2-3 साल में, अगर जिस तरह का मौसम में बदलाव हो गया है, बारिश जैसी हो रही है, अतिवृष्टि लगातार, मतलब कोई भी समय में सामान्य किस्म की बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है वो अतिवृष्टि में बदल जा रही है। तो ये भी जो अभी हुआ है, जो ये नया फिनोमिना जो ये आया है, तो इसका कारण भी 17, 18, 19 अक्टूबर की जो बारिश है, जो बहुत भयंकर 3 दिन बारिश हुई, उसने जो ये खिसकने वाला जो इसकी प्रक्रिया थी उसको और तेज कर दिया, और तीव्र कर दिया। तो इसलिए जगह जगह आप देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जोशीमठ में ही 100-150 लोगों ने नगर पालिका में एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारा घर टूट रहा है, उस पर दरार आ रही है, हमारे घर के आगे का पुश्ता टूट गया, हमारी जमीन खिसक गई। ये लोगों ने कहा। पूरे ब्लॉक से ही 350-400 लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये परिवारों ने शिकायत की। तो ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत व्यापक पैमाने पर जोशीमठ के लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा आपको 5-7-10 साल में, अगर आपने कोई बचाव और सुरक्षा के उपाय नहीं किए। एक बड़ी आबादी है। आप जो है ऋणी के 40-50 परिवारों का इंतजाम पिछले 10 महीने में नहीं कर पाए, तो आप जो है जब वो 50 परिवारों का इंतजाम नहीं कर पाए, तो यहां रहने वाले 4-5 हजार परिवारों का इंतजाम करना आपके लिए संभव नहीं होगा, वो हम जानते हैं। तो ये आबादी जाएगी कहां? क्योंकि ये खिसकना है, इसने धसकना है, ये तय है। ये 2 साल में हो और 3 साल में हो, और अगर कोई छोटा सा भी भूकंप का हल्का भी झटका आया तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना की आशंका इसमें बनी रहेगी। तो इसलिए मैं इस बात को, हम जिस बात को लगातार 2004-5 से कहते आ रहे हैं, 2011-12 में हमने बड़े आंदोलन के माध्यम से इस बात को कहा, आज हम फिर से इस बात को सरकार से और आप लोगों के माध्यम से, और आप लोगों से भी, कि आप लोग भी इसको अपने अपने उसमें जितना इसको कहा जा सकता है, जिस तरह से इसको बढ़ाएं, सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले, और अन्यथा जो है हम एक बहुत बड़े खतरे की मुहाने पर खड़े हैं। और ये मैं जोशीमठ की जनता से भी कहना चाहता हूं, आप इसको गैर गंभीरता से न लें, इसको हल्के में न लें, बहुत गंभीर मसला है। आप देखिए जिस तरह से एक सिरे से लेकर के जोशीमठ के एक से आप सेलंग पूरा गांव जा रहा है, उसके आगे बढ़िए और आपका जो है ये जो जोगी धारा है उसके पहले का जो जहां ये नगर पालिका का कूड़ादान है उससे सब नीचे जा रहा है। उसके आगे बढ़िए तो जोशीमठ शहर के शुरुआत में ही वो सब नीचे वहां दरार आ गई है, ऊपर सुनील से लेकर के नीचे तक। उसके आगे बढ़िए और फिर लगातार पूरे क्षेत्र में जो है ये सब है। आप ये सबको देख रहे हैं, आप सब महसूस कर रहे हैं इस बात को। मेरे से बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, कह चुके हैं, अपना दर्द दुख बता चुके हैं। तो उन्हीं के दर्द दुख को मैं शब्द दे रहा और वो लोग बहुत परेशान हैं। तो क्यों लोगों ने अपने जीवन की पूंजी लगा करके मकान बनाए, घर बनाए, और वो सब घर जो है खतरे की जद में वो जाने वाले। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, जोशीमठ की जनता से भी, पूरे क्षेत्र के लोगों से भी, और आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे भी, कि इसको अगर हमने जल्दी नहीं किया, मैं यहाँ के विधायक साहब से, तीरथ सिंह रावत जी से, सांसद साहब से, मुख्यमंत्री साहब से ये अपील कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि तुरंत इस पर कार्यवाही की जरूरत है। अन्यथा जो है बहुत देर हो जाएगी, हम इतनी बड़ी आबादी को बहुत बड़े खतरे में डाल देंगे। तो यही मैं कहना चाहता था। अगर आप लोग अगर कोई इस पर बात, निकट व्यक्ति बहुत होता नहीं, एमएलए जी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं, अब वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं मैं नहीं जानता, हम तो लगातार कह रहे हैं। और क्योंकि विधायक साहब जो है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर सक्रिय रहते हैं, वो मतलब इसका नोटिस लेते रहते हैं, वो देखते हैं, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि विधायक साहब इसको देख रहे होंगे। जब से मैं लिख रहा हूं, मैं तो लगातार फरवरी के महीने से कह रहा हूं, और उससे पहले से तो कहा ही, लेकिन अक्टूबर के महीने में जब 17, 18, 19 अक्टूबर को ये हुआ, तब से तो मैं लगातार लिख रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। और यहां तक कि मैंने तो अखबारों में भी लिखा, बल्कि नवभारत टाइम्स में मैंने कॉलम लिखा है इस पर, नैनीताल समाचार में मैंने लिखा है, और बहुत सारे अन्य माध्यमों से भी मैंने इस बात को कहा है। तो मैं, अगर वो इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं पुनः
ये पार्टी पॉलिटिक्स का भी सवाल नहीं है। मैं बिल्कुल इसको जो है विधायक साहब से अपील करता हूं कि इसको तुरंत मुख्यमंत्री साहब, चाहे तो हम लोग तो इसमें आंदोलन में हैं ही, तो चाहें तो आप कहें तो हम वार्ता के लिए भी, अगर वो कहें तो हम मुख्यमंत्री साहब से मिलने को, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, हम जो लोग हैं, हम मुख्यमंत्री साहब से मिलना भी चाहते हैं कि ताकि वो थोड़ा सा इसमें जल्दी से इस पर कार्यवाही हो और ये केवल चुनाव का उसका सवाल ना बने कि वोट का मसला ना बने, बल्कि ये लोगों के जीवन का, मरण का, उनके अस्तित्व का सवाल है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि शीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों के जीवन को बचाया जाना चाहिए। और 10 परिवार तो किसी तरह हम चलो आजकल उनको शिफ्ट कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन 2-3 महीने बाद वो कहां जाएंगे? उनका तो घर मकान टूट गया है, तो वो अस्थायी तौर पर हम किसी विद्यालय में उनको 2-4 दिन, 2-4 महीना रख सकते हैं, या अस्थायी तौर पर हम कहीं रख लेंगे, लेकिन उसके बाद उनका क्या होगा? क्योंकि उत्तराखंड सरकार की जो विस्थापन नीति है वो और भी लचर है। उसमें 4 लाख रुपए में और आधा नाली जमीन में आदमी कहाँ जाएगा? मतलब 8-10 कमरों का अपना मकान, अपना ये सब छोड़ करके, उसको गंवा करके, और केवल वो 4 लाख रुपए में क्या उसको मिलने वाला है? तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर के भी एक जनमत बनाया जाना चाहिए कि जो हमारे उत्तराखंड सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। हमने तो कहा था कि जब रेणी वाला सवाल हुआ और बाकी गांवों का, तो हमने कहा था कि भाई भूतहा गांव जिनको आप कह रहे हैं, उन भूतहा गांवों में इनको बसा दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि डेजर्टेड हो गए हैं, खाली हो गए हैं जो गांव, उन गांवों में ये जो लोग हैं इनको बसा दीजिए, आप उनका अधिग्रहण कर लीजिए, तो कम से कम ये 100-200 गांव जो हैं इनकी बसावट हो जाएगी। तो ये एक वो है, हमने सुझाव दिया था, इस सुझाव को अगर मान लिया जाता तो इन लोगों को भटकना नहीं पड़ता। मैं ये भी वो है कि इस पर भी सोचा जाना चाहिए। और दूसरा जो है, जो हम कह रहे हैं कि ये विस्थापन नीति जो है, पुनर्वास नीति, ये बहुत लचर है, अव्यावहारिक है और इसको बदला जाना चाहिए। और जोशीमठ का जो पूरे क्षेत्र है, इसका जो है पूरा जो इलाका है, यहाँ से आप पांडुकेश्वर की तरफ जाइए, वहाँ लामबगड़ की तरफ जाइए, वहाँ देखिए जिस तरह की हालत वहाँ की हो गई है। और लामबगड़ के ऊपर के गांव हैं वो नीचे लटकने को तैयार हैं, गिरने को तैयार है ना। तो क्योंकि वो जेपी कंपनी की परियोजना की जो सुरंग बनी और उसमें जो विस्फोट हुए, उसने बहुत नुकसान किया। और इसके बाद तो अब तो ये एनटीपीसी की सुरंग, उसके अलावा फिर आप कह रहे हैं कि वो 7 परियोजनाएं आप और खोलने वाले हैं। तब लाता तपोन वाली अगर परियोजना खुल जाती है तो फिर और बड़े नुकसान की तरफ हम बढ़ेंगे। वहां जो परियोजना चल रही है उस घाटी में, माणा, ये बद्रीनाथ वाली घाटी में, वो और, तो इसलिए हमको इस पर दोबारा से सोचने की जरूरत है, इन परियोजनाओं की समीक्षा करने की जरूरत है। और इसके अलावा ये जो हम विकास का ढांचा खड़ा करने जा रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, वो अभी देखिए सुरंग, रेलवे का केवल वो सुरंगों पे काम चल रहा है और लोगों के गांव दरकने लगे हैं। तो इस पर सोचने की, समझने की दोबारा से, ये कोई इसको इस तरह के कि विकास विरोधी और विकास पक्ष वाला सवाल नहीं है, ये लोगों के जीवन मरण का सवाल है ना, लोगों के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं सरकार से, विधायक साहब से, स्थानीय सांसद साहब से, और आप सब लोगों से जो इसको देख रहे हैं, मेरी आपसे निवेदन है, अपील है कि इस पर गंभीरता से हमको बोलने की, कहने की, सरकार से भी दबाव बनाने की जरूरत है। और जोशीमठ की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि इसको लेकर के हम जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इसमें आप सब लोगों के सहयोग के बिना ये नहीं हो पाएगा। इंडिविजुअली किसी के 1, 2, 4, 10, 50, 100 घरों का सवाल नहीं है, ये पूरे इलाके का सवाल है। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि इसको लेकर के जो हम आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, ताकि सरकार पर इस बात को लेकर के दबाव बने। यही मेरी बात थी। अगर कोई आप लोग पूछना चाहें, इसमें कोई कहीं कोई संदेह लग रहा हो या कोई क्वेरीज हो, तो मुझे पूछें, तो मैं उस पर उत्तर दे सकता हूं। बाकी स्थानीय लोगों के क्या राय है? या नहीं, ये वर्गीश बमोला जी जो कह रहे हैं वो ठीक है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि 10-20 परिवारों का ही मामला हो। जोशीमठ की जनता की भी मतलब इसको लेकर के बहुत चिंता है, लोगों को नींद नहीं आ रही है रात को। और बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा, तब जाकर के तो ये बात यहाँ तक पड़ी कि हमने जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, लोग आए उसमें, ठीक है। अभी बहुत संख्या में नहीं थे, हमारी तैयारी भी उस तरह से नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे कि भाई हम तत्काल 1 दिन के नोटिस पर इसको कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जो कि कुछ ही लोगों का मामला हो। और कोई बात हो किसी की? साथियों से निवेदन, वर्गीश भाई अच्छा है, एमएलए, हाँ
देखिए अभी देखिए एमएलए साहब से तो हम अपील कर ही रहे हैं साहब, देखिए ना। ठीक है साहब, कोई बात। वर्तमान दोनों खतरे में है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वैभव भाई, वैभव सकलानी खूब सक्रिय रहते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा वैभव भाई इसमें सक्रिय होने की ज़रूरत है, बिल्कुल खतरे में है। और हम लोग, आप ही भविष्य हैं, आप लोगों को, युवा लोगों को देखना पड़ेगा इसको, है ना। वॉचिंग, और ठीक हो गया, ठीक है। हमारी बद्रीनाथ विधानसभा अब जैसे भी, वो तो ठीक है। अब विधायक विधायक कहाँ साहब, ठीक है। जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लिखिए। आप आए थे यहाँ, आपने तो खुद ही अपने आंखों से देखा है। अरुण कुकसाल जी, आप नमस्कार। आपने तो स्वयं देखा है चीज़ों को अपने सामने, आप आए थे जी। जी सर, विकास भारद्वाज, ठीक है, धन्यवाद साहब। हाँ तो सुखदेव भाई, आप तो देख ही रहे हैं, और आपको मालूम ही, आप तो झेल रहे हैं। आपका गांव जो है खतरे की जद में है ही है ना, सेलंग गांव। तो कुछ दिखाई, कुछ सवाल तो आप लोगों का दिख नहीं रहा है, तो आप सब लोगों ने इसको देखा, और मेरी आपसे अपील यही है कि इसको जितना ज़्यादा शेयर किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसमें सहयोग करें। और धन्यवाद इसको समय देने के लिए, देखने के लिए।